Hi, good morning, my dear student. Today we will read your class 11th history, chapter 10, displacing indigenous people. Dear student, today we will try to understand that what happened when constitutional reform introduced in America. I mean to say that the constitutional reform how can helpful for the native people who lived in their native land. We have read in our previous video about the constitutional right and the topics, the times in the history of the American native peoples. We have already discussed about the gold rush and the growth of industry, where we have seen the various type of changes introduced in America. The changes what gives them opportunity to become a developing country. My dear student, today we will try to understand the topic, the wind of change. Topic, the wind of change. विंड ऑफ चेंज, ये जो बदलाव की लहर चली, जो बदलाव चला अमेरिका में, वो कब 1920 की डिकेड्स तक जो यूएसए और कनाडा के जो नेटिव पीपुल्स थे उन लोगों की स्थिति में भी कुछ सुधार होने लगे। यूएसए की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली जो बड़ी आर्थिक मंदी से कुछ साल पहले 1928 के आसपास जो सोशियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था लेवाइस मेरियस। लेवाइस मेरियस के निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वे का काम। एक सर्वे पब्लिश हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे नेटिव पीपुल्स की प्रॉब्लम्स, उनके हेल्थ, उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज, उनकी पॉवर्टी, इन सारी चीजों को बताने का प्रयास किया गया था। इट मीन्स व्हाट आई वांट टू से यू कि जो चेंजेज, बदलाव की लहर कैसे आई अमेरिका में। एक 1928 के आसपास एक समाज विज्ञानी थे, समाजशास्त्री लेवाइस मेरियस, जिन्होंने काम किया। उन्होंने एक सर्वे की, द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से वो पब्लिश हुआ, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे लोगों की स्थितियों के बारे में डाटा कलेक्ट की गई और उस डाटा के आधार पर यह समझने का प्रयास किया गया कि उनकी स्थिति कैसे। ये तो श्योर था कि 1920 तक आते आते अब जो नेटिव्स थे अमेरिका में, उनकी स्थितियों में बदलाव होने लगे थे, परिवर्तन आने लगा था। अब जो व्हाइट अमेरिकन्स थे, उनके मन में जो नेटिव्स पीपुल्स थे उनके प्रति सिंपैथी आने लगी थी, जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जाता था। इट मीन्स नेटिव पीपुल्स को अब अमेरिकन, जो व्हाइट अमेरिकन्स थे, उनको ऐसा लगने लगा कि नेटिव्स के प्रति अन्याय हुआ है, उनको उनकी संस्कृति पालन करने से किसी न किसी तरीके से रोका गया है, उन्हें सेकेंड दर्जे की नागरिकता भी ठीक से नहीं मिली है। इन सारी चीजों से, जो नागरिकता के लाभों से भी उन्हें वंचित रखा जाता था, ये बातें अब गोरे अमेरिकन को समझ में आने लगा था, व्हाइट अमेरिकन को समझना। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ा बदलाव हुआ, एक युगांतरकारी कानूनों का जन्म हुआ, लॉ बने, रूल्स और रेगुलेशंस बने। 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल है, ये उसी का परिणाम था। इट वॉज द वेरी स्ट्रेंज मैटर that in America, the white Americans, they felt that the conditions of the native peoples who lived in reservation, they felt that the native peoples, they were the actual citizen of that country, even if they were what, उन्हें नागरिकता से वंचित रखा गया, उन्हें नागरिकता जैसे अधिकार नहीं मिले, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ही जमीन को खरीदने का अधिकार नहीं था। जब अब समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम ने पूरा स्टडी किया और स्टडी के आधार पर उनकी इस चीज को समझने का, बताने का प्रयास किया कि रिजर्वेशन में लोगों की स्थिति कैसी है, तब लोगों के मन में
वहां के नेटिव्स पीपुल के प्रति सिंपैथी जगी, विश्वास जगा। और फिर 1950 और 60 के डिकेड तक आते आते यूएसए एंड कनाडा की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने मूल बासिंदों के लिए किए गए विशेष प्रोविजंस थे उनको खत्म कर दिए। जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे उनको समाप्त किया गया। ये दोनों कंट्री, दोनों गवर्नमेंट ने किया, अमेरिका ने भी और कनाडा ने भी। और इस उम्मीद से विचार किया गया कि ये किस तरीके से मेन स्ट्रीम में स्थान पा सके। हाउ कैन दे एंटर इन मेन स्ट्रीम? Even the various restrictions that was abolished by the government of Canada and America, but now till day they were faced the various problem. Native peoples, government taken the various step to re-establish their conditions. Both government, Canada और अमेरिका दोनों की सरकारों ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, अब गवर्नमेंट सोचने लगी थी कि इनको किस तरीके से मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाया जाए, अर्थात यूरोपीय संस्कृति को कैसे अपनाएंगे, इस बात को किस तरीके से इन्हें समझाया जाए और इन्हें उसके योग्य बनाया जाए। मूल जो नेटिव्स थे, मूल बासिंदे थे, जो नेटिव पीपुल्स थे, ऐसा नहीं चाहते थे कि वो यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करें। 1954 तक आते आते जो मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ यूएसए की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी भी नहीं की जाएगी। इट मीन्स नेटिव 1954 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया राइट्स। डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में नेटिव पीपुल इस बात के लिए तभी तैयार हुए जब उन्हें इस बात के लिए गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया कि उन्हें उनके कल्चर को चेंज कराने के लिए कंपेल नहीं करेंगे और ना ही उनकी परंपराओं में कोई दखलंदाजी की जाएगी और रिजर्वेशन में उनके जो अधिकार हैं उन समाप्त नहीं किए जाएंगे। इन दो शर्तों पे ही उन्होंने इस एक्ट को एक्सेप्ट किया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स को, जो एक्ट पारित किया गया था 1954 में, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अब यहां पे इतने से भी अभी मेन डेवलपमेंट, मेन बदलाव नहीं आया। कुछ ऐसी चीजें कनाडा में भी हुई। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि वो जो आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। 1969 में कनाडा की सरकार ने ये घोषणा कर दी कि आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे से इसका विरोध किया। वे धरना प्रदर्शन किए, वाद विवादों की पूरी श्रृंखला आयोजित की और 1982 तक आते आते 1982 में एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रीम्स थी, संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा जो नेटिव पीपुल से उनके अधिकारों और समझौता अधिकारों को स्वीकृति मिलने तक ये चलता रहा। ये आई मीन टू से दैट व्हाट कि जो इनके धरने थे, इनके प्रदर्शन थे, इन्होंने जो हड़तालें की थी, वो सारे चीज ऐसे ही चलते रहे। और फिर इसी के 18th सेंचुरी के मुकाबले अपनी संख्या में बहुत कम होने के बावजूद भी नेटिव्स ने अपनी संस्कृति को निभाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए पुनर्जोर दावेदारी की। खासतौर से कनाडा में अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार की भी दावेदारी की। और ऐसी दावेदारी 1880 के डिकेड में उनके पुरखे नहीं कर सके, उनके पूर्वज नहीं कर सके थे, जो अब मॉडर्न एरा में ये नेटिव पीपुल कर रहे थे। 1880 के पहले ऐसी इतनी फोर्सफुली प्रोटेस्ट मूवमेंट नेटिव्स ने नहीं चलाया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इट इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन विच what I am explaining, I am going to explain the main view that the native people became what? The citizen of India. How can they become the citizen? कैसे वो बने, इन चीजों पे बात की गई। And their protest movement, कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। Not till the 1920s did things begin to improve for the native people of the USA and Canada. The problem of the Indian administration
a survey directed by social scientist the Lewis Merriam and published in 1928. Only a few years before, the USA was swept by a major economic depression that emaciated all its people, painted a grim picture of the tribal poor, health and education facilities of the what? Natives in these reservations. Here it is very clear when the Lewis Merriam published their work, their research work, which was done on the condition of the native peoples who lived in the reservation, their health condition, their education facilities, and the grim picture of the terrible poor that was tried to express by that articles. मैक्सिमम लेवाइस ने जो ये काम किया, लेवाइस मरियम ने जो ये काम किया उनके द्वारा, और जो प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने पब्लिश किया, तब लोगों के मन में बदलाव हुआ है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द व्हाइट अमेरिकन थॉट इन देयर माइंड दैट रियली दे वर lived in the very critical conditions. Natives lived in very the miserable conditions. White Americans felt sympathy for the natives who were being discouraged from the full exercises of their culture and simultaneously denied the benefit of the citizenship. This led to the landmark law in the USA, the Indian Recognition Act of the 1934, which gave the native in reservation the right to buy land and take loans. And the work of the Lewis Merriam, it was highly affected the white Americans. They felt that the natives, they have no right. I mean to say that in their country, in their nation, the natives who are being discouraged from the full exercise of their culture and simultaneously denied by benefits of the citizenship. So that's why they taken some steps for the improvement of the native people. This led to landmark law in the USA, the Indian Recognition Act 1934, which gave the natives the reservation, the right to buy the land and take loans. In the 1950s and 1960s, US and Canadian government thought of ending all the special provision for the natives in the hope that they would join the mainstream. Both government, Canadian government and US government, they felt that some restrictions which was running on long time, that क्या किया गया, that have restricted, उन सबको restrict कर दिया गया. It is the vast changes, that is the wind of changes. And adopt European culture, but the natives, the Canadian government and American government, they want that if we provide some privileges, the natives adopted the European culture. But the native denied. They did not want this. In 1954, the Declaration of Indian Right, prepared by them, a number of native peoples accepted citizenship of the USA, but on condition that their reservation would not be taken away and their traditions would not be interfered with. उनके ट्रेडिशंस, उनके कस्टम, उनके कल्चर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही उनके रिजर्वेशंस में उनको जमीन खरीदने के अधिकारों से कोई वंचित करेगा. तभी वो 1954 के डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स एक्ट को एक्सेप्ट करेंगे. A similar development occurred in Canada. In 1969, the government announced that they would not recognize the Aboriginal rights. In Canada, the situation that is different. In America, we have seen that government provides some privileges, but in Canada, Canadian government strictly denied that they would not give the special provisions for the tribal people. Aboriginal right,
they would not recognize the Aboriginal right. The natives, in well-organized oppositions move, held siege of the demonstrations and debates. The question could not be resolved till in 1982, when the Constitution Act accepted the existing the Aboriginal and the treaty rights of the natives. Many details remain to be worked out today. It is clear that the native people of both countries, though reduced so much in the number from what they had been in the 18th century, they have been able to assert their right to their own culture and particularly in Canada, to their sacred lands in way their ancestors could not have done in 1880s. According to this paragraph, it is clear explained that if native became organized during that time and they what organized way they opposed the rules and regulations that was implemented by the Europeans, they can save and they can obtain their rights in their native lands. But they didn't. Here the last line, their ancestors could not have done in the 1880s what the various work, I mean to say that the जो हड़ताल किए जा रहे थे, जो प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाए जा रहे थे, जो कैंपेन किए जा रहे थे, वो पुराने लोग ने ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं किया, इसलिए वो उनके हाथ से वो निकल गई. That is the very important things. The next topic, what we are going to read, the Australia. We have read all things, we have completed all the points which happened in America, American continents, and the native peoples of America. Now we are going to start the conditions of the native people in Australia. ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ उनके साथ, इसके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक, योर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्ट्रेलिया. First, we will try to understand the demography of Australia. First, we will try to understand that the geographical condition of Australia. If we will see the map of Australia, map, this is Australia. Okay, my dear students, this map clearly try to explain the demography, the geographical conditions of Australia. On the basis of that, on the map, you can easily understand that what the shape of Australia. Australia is the smallest continent in the whole world. As in the America, human habitation in Australia has a long history. The Aborigines, a general name given to number of different society, began to arrive on the continent over 40,000 years ago. The possible even the earlier. They came from the New
Guyana, which was connected to Australia by land bridge. In the native traditions, they did not come to Australia, but had always been there. The past centuries were called the what? Dream times. Something different for the European to understand, since the distinctions between the past and the present is blurred. First we have, what I am telling, that first we have to understand the demography of Australia. This is Australia, and here and just the upper side. I mean to say that surrounding Australia, everywhere what? Water. The Pacific. In the upper portions, you can easily understand the Pacific Ocean. Here, the Pacific Ocean. Pacific Ocean. Here, the Indian Ocean. Southern Ocean. पैसिफिक के पार्ट को ले लें, और फिर दैट इज द गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया. That is Gulf of Carpentria. You have seen that Australia continents covered water from every and each side. चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ है. If we try to understand the old history of the Australia and the habitants who lived on that continents, that where they reached, कहाँ से ये आए? You have remembered in chapter first where I had discussed about the regional and replacement model of the human expansion. Here we should try to understand that the habitants who lived in Australia, where they come, कहाँ से वो आए? As in the American human habitation, in Australia has a long history. अगर बात करें किसकी, कहता है कि अगर बसाव की, मानव बसाव की कहानी की बात करें, तो ये जो बसाव है ऑस्ट्रेलिया में, वो अमेरिकन से काफी लंबा इनका इतिहास है. मतलब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव के इतिहास का मानव के निवास का एक लंबा इतिहास है. शुरुआती मनुष्य, इनिशियल ह्यूमन, या जिसे हम प्राइमेट्स कहते हैं, या जिसे हम एबॉरिजिनीज कहते हैं. तो ये जो एबॉरिजिनीज वर्ड है, ये आदि मानव, ये प्रिमिटिव मानव के लिए भी यूज किया जा सकता है. कहता है एबॉरिजिन, ये कोई भिन्न समाजों के लिए प्रयुक्त सामान्य नाम है. ऑस्ट्रेलिया में 40,000 ईयर एगो लोगों का बसाव शुरू हुआ था. वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक लैंड ब्रिज के थ्रू न्यू गिनी से आए थे ऑस्ट्रेलिया में. इट मीन्स एक लैंड ब्रिज के थ्रू न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे थे. परंतु सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नेटिव पीपुल्स थे, वो अपनी परंपराओं के हिसाब से ये नहीं मानते थे कि वो बाहर से आए हैं. वो नेटिव पीपुल है ऑस्ट्रेलिया के, वो ये बात कह रहे थे. और यहीं पे जो अपने को बहुत कई 100 सालों से, हजारों सालों से वो अपने को इसी देश का मूल निवासी कह रहे थे. मूल निवासियों की परंपरा के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा से यहीं के थे. बीती सदियों में, जिसे ड्रीम टाइम कहा गया, ड्रीम एरा कहा गया, तो ये जो ड्रीम टाइम था, समथिंग डिफरेंट फॉर द यूरोपियंस टू अंडरस्टैंड, सिंस द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट इज बड़ी. कहता है कि जो ये ड्रीम टाइम थी, स्वप्न काल था, इस कथन को समझ पाना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि इसके अतीत और वर्तमान का अंतर इतना धुंधला, ब्लर्ड था
कि कोई इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा था। एवरीवन अनेबल टू एक्सप्लेन। इन द लेट 18th century, there were between 350 and 750 native communities in Australia, each with its own language. Even today, the 200 of these languages are spoken. There is another large, how many languages? 200 languages. Languages nowadays spoken in Australia. आज भी क्या किया जा रही है? 200 से ज्यादा की भाषाएं वहां पे बोली जा रही है। कहता है इन द 18th century there were between 350 to 750 native communities. How many native communities? कहता है 350 to 750 native communities. Lived in Australia and they have more than 200 languages. उनके पास 200 से ज्यादा भाषाएं हैं, इसको वो आज भी बोलते हैं। This is another large group of the indigenous people living in the north called the Torres Strait Islands. The term aborigine is not used for these as they are believed to have migrated from the elsewhere and belong to different race. Together, they make up 2.4% of the Australians populations in 2005. It is a very strange matter that the native people, according to census report, of Australia, natives percentage that was 2.5% in whole population. Of Australia. आज नेटिव पीपुल की पूरी जनसंख्या कितनी है? कह रहा है सिर्फ और सिर्फ कितने बचे लोग हैं? कह रहा है 2.5% हिस्सा ही ये आज फंसे हुए हैं। बाकी लोग कहां गए? दैट इज द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन शुड बी राइज इन योर माइंड. कहां गए ये लोग? कौन थे ये लोग? इनके बारे में आपको समझना चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड. कह रहा है इन द लेट 18th century there were between the 350 and 750 native communities in Australia, each with its own languages. Even 200 of these languages are spoken, and there is another large group of the indigenous people lived in the north called the Torres Strait Islanders. The term aborigine is not used for these as they are believed to have migrated from the elsewhere and belong to a different race. Together, they make up 2.4% of Australian population in 2005. Their number of the native people show that day by day that was decreases. वो दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती चली गई, घटती चली गई. ऐसा क्यों हुआ? इन चीजों पे अगर आप विचार करें तो आप फिर एक लंबा एक्सप्लॉटेशंस, फिर एक लंबे प्रोविजंस देखेंगे आउटसाइडर्स के, जो उन्होंने इनके साथ किया. हियर वन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच आई वांट टू टेल यू, दैट द नेटिव पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया दे कॉल्ड एबोरिजिन्स एंड द नेटिव पीपुल्स ऑफ अमेरिका दे कॉल्ड रेड इंडियंस. दैट इज डिफरेंट नेम, बट द कंडीशन दे वर नॉट डिफरेंट. देयर वर नो, कोई भी उसमें बदलाव नहीं था. देयर वर नो चेंजेस. Similarly, we have seen the exploitation as like America and Australia. Both, they were equal, exploited by the native people. It means the number of the population of the native peoples, that was very less amount nowadays. अगर इनकी कंडीशंस की स्थिति को देखेंगे वर्तमान में तो काफी घट के बहुत कम है. ऑस्ट्रेलिया इज व्हाट स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड इवन नाउ मोस्ट ऑफ द टाउन्स आर अलोंग द कोस्ट वेयर द ब्रिटिश फर्स्ट अराइव्ड इन 1770.
बिकॉज द सेंट्रल रीजन इज एरिड डिजर्ट। कहता है कि 18th सेंचुरी शुरुआत से कहता है कि अब जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया में 18th सेंचुरी के लास्ट टिकट तक क्या थी, यहाँ के मूल निवासी जो थे 18th सेंचुरी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव्स थे वो 350 to 750 कम्युनिटी में थे और हर समुदाय की अपनी अपनी भाषा थी। 200 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती थी और जो नेटिव्स थे उनके लिए एक विशाल समूह जो उत्तर में रहता था, इसमें टारस स्ट्रेट टापुवासी कहते थे जिन्हें एबॉरिजिनी शब्द कहा गया। ये लोग एबॉरिजिनी जो देसी लोग थे एक विशाल समूह में नॉर्थ में रहते थे, नॉर्थ साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया रहते थे, ऊपरी क्षेत्रों में, जिन्हें क्या कहते थे, इन्हें टारस स्ट्रेट या टापुवासी कहते थे। ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं होता था क्योंकि यह माना जाता था कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर जो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी थी, पॉपुलेशन था, उसका 2.4% ये जो नेटिव्स थे उनकी संख्या थी। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत क्या थी, स्कैटर्ड थी, इधर उधर फैली थी। ऑस्ट्रेलिया इज स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड इवन नाउ मोस्ट ऑफ द टाउन्स आर अलोंग द कोस्ट। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से एक विरल था, आज भी वहां के ज्यादातर शहर समुद्र के किनारे ही बसे हुए हैं। 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार यहां पहुंचे क्योंकि जो बीच का इलाका जो ऑस्ट्रेलिया के इनर पार्ट का है, दैट एरियाज, इनर एरियाज, ये क्या है, ये डिजर्टेड है, ये सूखा है, डिजर्टेड लैंड्स है। फर्स्ट टाइम 1770 हो कैप्टन कुक रीच ऑस्ट्रेलिया, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा 1770 में। तो कहता है कि 1717 ब्रिटिश लोग पहली बार पहुंचे क्योंकि ये जो बीच का पूरा इलाका है वो कब सेमी एरिड था, शुष्क मरुभूमि थी और एरिड डिजर्ट था, नॉट सेमी एरिड। द सेंट्रल रीजन इज एरिड डिजर्ट, एकदम शुष्क था, मरुस्थलीय क्षेत्र था, बड़े बड़े मरुस्थल से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट वेयर द गोल्ड माइंस अवेलेबल देयर, 2 गोल्ड माइंस वहां पे हैं। आप देखेंगे कुलगाली एंड कुलगाड़ी, ये 2 माइंस आपको मिलेंगे, नो डाउट, बट द कंडीशंस ऑफ द नेटिव्स दैट वाज टोटली डिफरेंट। वी विल रीड in our next class what happened with the native people. Goodbye and take care.